हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं 40 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की सीरीज। ठीक है ना। तो ये 40 डेज में हम पूरा प्रीलिम्स का यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से। ठीक है, तो चलिए हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। क्या मतलब होता है इसका? तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। एट द हार्ट ऑफ एनी नेशन स्टेट लाइज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री होल्डिंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ठीक है ना। ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये फंडामेंटल लॉज होते हैं इसमें कुछ, जो कि एक लीगल सैंक्टिटी मिली हुई होती है जिसको, ठीक है, लीगल सैंक्शन मिले हुए होते हैं। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्टेट है। स्टेट की जो अथॉरिटी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और ये एक ब्लूप्रिंट होता है उसके गवर्नमेंट के लिए, वहाँ की कंट्री के लिए। ठीक है। तो ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको सैंक्टिटी सैंक्शंस मिले होते हैं। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहीं से पावर मिलती होगी। इसको मिलती है लोगों से, पीपल। ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है जैसे हमारे प्रियम्बल में, तो वहाँ से हमको पावर मिलती है इसमें। देन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये एक प्रिंसिपल है, दिस इज अ प्रिंसिपल। ठीक है। स्पेसिफिक लिमिटेशंस ऑन द जनरल स्टेट पावर। यहाँ पर लिमिटेशन वर्ड को आप बहुत गौर से सुनिए, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको लिमिटेशन वर्ड यहाँ पर नोट करना है। ठीक है ना। जहाँ भी ये लिमिटेशन वर्ड आए मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो रही है। ये किस पर लिमिटेशंस क्रिएट करता है? ये स्टेट की पावर पर, आर्बिट्रेरी पावर पर स्टेट की। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझ गए आप। यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। वो हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इंडिविजुअल लिबर्टी। ये कहीं ना कहीं किसके? एबीडाइसी के रूल ऑफ लॉ जो है ना, उसके ये 3 प्रिंसिपल्स हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन करते हैं। एबीडाइसी के ये 3 प्रिंसिपल हैं रूल ऑफ लॉ के। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इंडिविजुअल लिबर्टीज। देन यहाँ पर जो 2 केसेस बहुत फेमस केस हैं, रामेश्वर प्रसाद केस और एक आईआर कोहिलियो केस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है जो कि एब्सोल्यूटिज्म के अपोजिट है। ठीक है। विच रिजेक्ट एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है ना। प्रेमाइज्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, या रूल ऑफ लॉ अभी हमने जस्ट देखा, एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ है। ठीक है ना। in which the subjective satisfaction is substituted by the objectivity provided by the constitution itself। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ लीगल प्रिंसिपल। ये क्या है? एक लीगल प्रिंसिपल है। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक प्रिंसिपल है दैट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पावर। यहाँ पर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी पावर्स को। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहाँ पर है? यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान में भी है। ठीक है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो कहाँ है? ब्रूनेई, कतार, यहाँ पर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। समझते हैं क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है? यहाँ पर पावर सोर्स जो होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। ठीक है। पब्लिक उसको इलेक्ट करती है, तब उसके पास पावर आती है वहाँ के हेड के पास। ठीक है। ओके। रूलर्स अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट लिमिटेड अथॉरिटी होती है इनके पास। ठीक है ना। अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती है। क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें लिमिट्स डिफाइन होती हैं। ठीक है। टेन्योर क्या रहता है इनका? गवर्नमेंट का स्पेसिफिक रहता है, फिक्स्ड टेन्योर होता है। अब यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देख लेते हैं क्या होती है। इसका जो पावर सोर्स है वो नो इलेक्शंस, यहाँ कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पर हेरिडिटरी पावर होती है। ठीक है। या सीज कर ली जाती है पावर को। ओके। फिर यहाँ पर रूलर्स अथॉरिटी जो है वो अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। रूलर्स के पास कोई लिमिट नहीं होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और टेन्योर में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है टेन्योर का। ठीक है ना। अब यहाँ पर और क्या? ये वंस द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लेड, हाउ इज द पावर स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे पावर्स? या तो देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना। इसमें जैसे कि अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक प्रेसिडेंट सिस्टम है। ठीक है ना। फिर अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपस में ही हो रहा है ऐसे, है ना। तो ये आपस में है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको यूनिटरी और फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। एक एक करके समझते हैं चलिए। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या रहता है? जब जहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है ना। सिंगल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट खुद होता है, एक एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। ये जो होता है ये खुद भी एक रियल और नॉमिनल, मतलब यही स्टेट का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कोई एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या है? लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर पावर स्ट्रक्चर यहाँ क्या रहता है? सेपरेशन ऑफ पावर होती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अलग है और
लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें अलग होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। पॉलिटिकल मेकअप क्या रहता है यहाँ पर थोड़ा होमोजेनिटी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के लोग हों, एक ही पार्टी के लोग हों, है ना। यहाँ पर होमोजेनिटी जरूरी नहीं होती है। लेजिस्लेचर टर्म कितना रहता है यहाँ पर, फिक्स्ड रहता है लोअर हाउस का, ठीक है ना। ये तो खैर यहाँ भी रहता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लेते हैं, ये कहाँ पर, इंडिया यूके में है, और प्रेसिडेंशियल जो फेमस वाला है वो है यूएसए में। यहाँ पर जो डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, डुअल एग्जीक्यूटिव कैसे, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। जैसे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली सब किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। आर्टिकल 74 और 75 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 74 75 आर्टिकल में क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखना है आपको ये। पावर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर है, मतलब कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास रहेगी, कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास रहेगी। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, ठीक है, यहाँ नहीं होता है इतना। फिर पॉलिटिकल मेकअप यहाँ पर क्या होता है, जनरली पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखी जाती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट बनाता है तो उस गवर्नमेंट में एक टाइप के, एक सोच के, एक पार्टी के लोग होते हैं जनरली, ठीक है ना, तब जाके वहाँ गवर्नमेंट बनती है। अब आगे लेजिस्लेचर यहाँ पर टर्म यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ डिजॉल्व हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, बट यहाँ पर फिक्स टर्म में ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ पर लेजिस्लेचर होती है वो डिजॉल्व हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना। यूनिटरी सिस्टम यूके का है और यूएसए का है फेडरल सिस्टम। ये बहुत फेमस हैं और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स हैं, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होती है जो कि सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसमें जो होता है डिविजन्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिविजन्स होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, और ये दोनों का सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे इसको समझ लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब ये चाहे तो लोकल यूनिट्स को पावर दे सकती है, ये इसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेडरल यूनियन होता है, लेकिन किसका यूनियन होता है, इन लोगों का, स्टेट्स का मिला के यूनियन बनता है ये, ठीक है ना। सेपरेट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, सेंट्रल अपने आप में खुद में एक बड़ी चीज़ है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल की मर्जी के वजह से ये एग्जिस्टेंस में है। लेकिन यहाँ पर ये इनका खुद का सेपरेट अपना एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। फिर फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं वो देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर मल्टीपल लेवल गवर्नमेंट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट हैं, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पावर का जो है वो क्लियर डिवीजन होता है कि कौन किस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, कौन किस सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकता है। यहाँ पर क्लियर पावर, जैसे इंडिया में ये देखा जाता है, हम 7th शेड्यूल है ना, सबको पता होगा, शेड्यूल जो होता है 7th शेड्यूल है ना, उसमें हम डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, है ना, वो फेडरलिज्म का ही फीचर है। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पर दोनों जो पार्टीज़ हैं, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट जो है, उन दोनों की यहाँ पर कंसेंट चाहिए होती है, तब अमेंडमेंट होता है। जुडिशरी का यहाँ पर काफ़ी रोल आ जाता है, क्योंकि दो यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स आपस में अगर लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो जुडिशरी उनको सॉल्व करेगी। इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होती है जनरली बाई कैमरल होती है, क्योंकि एक तो यूनिट का रिप्रेजेंटेशन होता है एक हाउस में, और एक हाउस में लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। यहाँ पर अब यूनिटरी फीचर्स देखते हैं हम। यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है यहाँ, ठीक है ना, ओके। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का होना। फिर यहाँ पर पावर जो रहती है वो फॉर्मल डिवीजन नहीं होता है कोई पावर का, यहाँ पर कोई रिटर्न और फॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, क्योंकि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पे अमेंडमेंट, यहाँ पर ऑब्वियसली सारी पावर्स किसके पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसकी मर्जी से वो कर सकती है। जुडिशरी का भी यहाँ ज़्यादा रोल नहीं है। लेजिस्लेचर यहाँ पर बाई कैमरल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, ये सिंपल है। ये देखिए हमारे जो की फीचर्स हैं जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो क्या है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है हमारे पास। फिर इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। अभी हमने दोनों सिस्टम पढ़े, इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। देन इसके बाद मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। जब हम अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कुछ ऐसे प्रोविजन है जो बहुत आसानी से अमेंड हो जाएंगे, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लिए टाइम लगता है, जो टफ हैं, ठीक है, वो भी समझेंगे हम क्या है आगे पूरा। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको बहुत अलग अलग सोर्सेज से लिया है, ठीक है ना, कहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, अलग अलग जगह से लिया है। इस पर भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये इन द वर्ल्ड, इसमें 25 पार्ट हैं, 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 12 तो शेड्यूल हैं।
ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं हमारे। देन अब इंडिया का जो डिबेट चलती है कि इंडिया फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री है, ये बताओ, ठीक है ना। तो ये किसी को नहीं पता ये क्या कंट्री है, तो हम इसके फीचर समझते हैं और फिर हमें समझ आएगा कि इंडिया आखिर किस नेचर की है ना, कंट्री है। तो क्वाजी जुडिशल बोलते हैं इसको, क्वाजी फेडरल इसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फीचर्स हमारे पास फेडरल के हैं, कुछ हमारे पास यूनिटरी के हैं, तो दोनों हैं, तो हम इसको क्वाजी मतलब आधा यूनिटरी है आधा फेडरल है, तो इसको क्वाजी फेडरल बोलते हैं हम, ठीक है ना। ऑफिशियली तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिटरी फीचर है, यूनियन बोलते हैं, लेकिन इसके अगर हम फीचर समझेंगे तो ये फेडरलिज्म भी इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे कि जो रेसिड्यूरी पावर्स, अगर हम यूनिटरी फीचर्स देखें इंडिया के, ठीक है, तो उसमें क्या है, रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं IAS IPS, ये लोग जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, और लेकिन ये ड्यूटी कहाँ करते हैं, स्टेट्स में ड्यूटी करते हैं। तो फिर ये एक यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये ड्यूटी कहाँ करता है गवर्नर, स्टेट में। तो ये एक इंटीग्रेटेड ऑडिट एंड जुडिशरी। देखो जो कैग होता है, कैग क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी देखता है और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी देखता है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब यहाँ पर सेपरेट स्टेट की कोई जुडिशरी अलग से नहीं है, स्टेट्स के पास अपना कोई कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है, तो ऐसा। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे पास कि अगर कुछ ऐसा होता है, पार्ट 16 में हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि कुछ ऐसा अनहोनी सी होती है, इमरजेंसी आती है, तो फिर इमरजेंसी लगा देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है, और फिर स्टेट के पास कोई पावर नहीं बचती है, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती हैं, यूनिटरी हो जाती हैं। फिर स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज कर सकता है सेंटर, पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है बहुत आसानी से बिना स्टेट की कंसेंट के। स्टेट अगर मना भी कर रहे हैं तब भी वो कर सकते हैं, तो ये यूनिटरी फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं फेडरल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना तो सेंटर सुप्रीम है ना तो स्टेट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सुप्रीम कौन है, लोग, पीपल, देन उसके नीचे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, और बाकी कोई सुप्रीम नहीं है। अगर प्रेसिडेंट आता है, पार्लियामेंट आता है या जुडिशरी आती है ना, तो ये कोई भी सुप्रीम नहीं है, क्योंकि ये आपस में इनके पास सेपरेशन ऑफ पावर है। इस प्रेसिडेंट को कौन कंट्रोल कर सकता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को कर सकता है, जुडिशरी कर सकती है, जुडिशरी को ये कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर और कौन है, पीपल है इंडिया के, ठीक है ना। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, है ना, 7th शेड्यूल जो हमारा है, 7th शेड्यूल, इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, और डिवीजन ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलता है हमको, फेडरल फीचर में। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब 2 यूनिट्स होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है। बाइकैमरलिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो स्टेट्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए है, और एक तो लोग हैं, है ना, सिटीजन्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, तो 2 हाउस चाहिए है, ठीक। काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को, राज्य मतलब स्टेट्स, उसकी सभा, ठीक है ना, ये। फिर डुअल पॉलिटी हमारे पास, कैसे, गवर्नमेंट हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, एक तो सेंट्रल में है और एक स्टेट में है, ठीक है, और एक लोकल गवर्नमेंट भी है अब तो हमारे पास, ठीक है ना। फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि इंडिया में तो यूनिटरी फीचर्स भी हैं और इंडिया के पास तो मतलब ऐसे देखे जाए ना तो ये इंडिया जो है वो यूनिटरी है, ज़्यादातर वो टिल्ट किस साइड है, यूनिटरी फीचर्स की साइड। बट फेडरलिज्म भी जो है वो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस में ये बोला था, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। SR बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1994 में कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो मतलब पूरी तरीके से यूनिटरी नहीं हो सकता इंडिया कभी भी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेट्स जो हैं इंडिया के, इनका खुद का एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस है स्टेट्स का। स्टेट कोई सेंट्रल की बिल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि सेंट्रल का आज मन है तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, कल को इनको वो हटा दे या डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा नहीं कर सकता सेंट्रल। तो ये कहाँ पर है, इस लोकेशन पर, ये प्योरली फेडरल है, वहाँ प्योरली यूनिटरी है, इंडिया इस साइड है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पूरा यहाँ समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अब हम समझने वाले हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बात करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडिया स्वराज के टाइम पे आया, जो से हमने ये चीज़ डिमांड की स्वराज की, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी। जो रियल फर्स्ट टाइम जो बात करी वो MN रॉय ने बात करी 1934 में, ठीक है ना। 1934 में MN रॉय ने बात करी। देन उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने बात करी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली, ठीक है ना। ऑफिशियली कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कब बात करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1935 में, ठीक है। देन फिर
ऑफिशियली कांग्रेस ने 1935 में बात की, ऑफिशियली अंग्रेजों ने हमारी बात कब मानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो मानी अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940s में, 1940 में अगस्त ऑफर आया और उधर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात मानी गई ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त ऑफर। देन क्रिप्स मिशन आता है 19 पर, ये जो क्रिप्स मिशन में बात, ठीक है, क्रिप्स मिशन में हमारा जो प्रपोजल था वो उसको, चलो यार फिर से, ठीक है, तो अगस्त ऑफर में ऑफिशियली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी है ना। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसमें क्या होता है कि हाँ हमने और मतलब उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो और इसको रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और बोला कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो जाएगा तो उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, इसके अंदर फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इंडिया की। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस प्लान के अंदर बनी है? वो बनी है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी असेंबली थी वो बनी कब? फर्स्ट जो नवंबर 1946 में, 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के अंदर बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है ना। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में। इसके जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उस टाइम पे बहुत मतलब यही थे सबसे ज़्यादा एजेड पर्सन उस असेंबली में, इसलिए फ्रेंच की एक प्रैक्टिस को मानते हुए हमने इनको प्रेसिडेंट बना दिया था। जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे उनको उस असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, टेम्पररी थे ये। फिर जो रियल प्रेसिडेंट बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, इनको इलेक्ट किया गया था फिर बाद में। देन उसके बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एस सी मुखर्जी, ठीक है। चलिए टोटल कितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389, ठीक है, 389 थे। यहाँ पर पाकिस्तान को मिला के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला के टोटल कितने मेंबर थे? 389। फिर इसमें से जो ब्रिटिश इंडिया के थे 296 थे और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनके थे 93 सीट्स थी, ठीक है ना। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्टली इलेक्टेड थी, ठीक है, और पार्टली नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड कहाँ से थी? ये प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स से जो भी लोग आए थे वो वहाँ के प्रिंस, वहाँ के किंग्स ने नॉमिनेट किया था उनको, ठीक है। बाकी जो इलेक्टेड पार्ट था वो कहाँ से आया था? वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे जो स्टेट असेंबलीज थी, जो स्टेट लेजिस्लेचर था उस टाइम का, उन्होंने इधर पे फिर इलेक्ट करके भेजा, डायरेक्ट लोगों ने इलेक्ट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। ओके यहाँ पर महात्मा गांधी जी नहीं थे, बस ये याद आपको रखना है ना, गांधी जी असेंबली में नहीं थे, मेंबर नहीं थे, ठीक है। एक ही ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जो नहीं थे। इसमें सारे सारे सेक्शंस थे, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी एंग्लो इंडियन, सब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, ठीक है ना। तो ये अच्छी खासी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी सबसे। और फिर उसके बाद जो एक्ट आया था हमारा 1947 का एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमारी फुल सोवरेन हो गई थी, ठीक है ना, सोवरेनिटी मिल गई थी। फिर उससे पहले तक हम अभी भी तब भी ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, 1947 के पहले 15 अगस्त तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बट वो सोवरेन बॉडी नहीं थी। लेकिन इस एक्ट की वजह से वो बॉडी पूरी सोवरेन बन गई थी, ठीक है ना। फ्री टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड, ओके। डुअल रोल था उसका, क्यों? अब तो एक तो सोवरेन बॉडी है तो इसको लेजिस्लेटिव भी बनाना पड़ा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और फिर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ये काम करती थी और एज अ लेजिस्लेचर भी ये काम करती थी, ठीक है ना। और जब ये लेजिस्लेचर की तरह काम करती थी तब इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जीबी मावलांकर जी, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट स्पीकर हैं वो हैं जीबी मावलांकर जी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे उसको चेयर करते थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। जब मुस्लिम लीग ने जब सेपरेशन किया, जब पाकिस्तान बना, जब है ना इंडिया डिवाइड हुआ, तब सिर्फ 299 लोग बचे थे असेंबली में, सिर्फ इंडिया के। बाकी पाकिस्तान के जो लोग थे वो चले गए थे। फिर वैसे टोटल कितने थे? 389 थे, फिर 299 बचे, ये पाकिस्तान बना लिया फिर उन लोगों ने, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, 13 दिसंबर, ठीक है ना। एक 9 दिसंबर को मीटिंग हुई, फिर 11 दिसंबर को मीटिंग हुई, फिर 13 दिसंबर को मीटिंग हुई, है ना। इधर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो बने थे यहाँ के हेड, है ना। इस वाली मीटिंग में बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। और इधर पे फिर क्या हुआ था? 13 दिसंबर को नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें इन्होंने बताया था क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वो 22 जनवरी 1947 में पास हुए थे, ठीक है ना, पास हुए थे। ये इंट्रोड्यूस कब किए थे? 13 दिसंबर को, ठीक है ना। 13 दिसंबर को इनको पास किया, इंट्रोड्यूस किया था, और 22 जनवरी को इनको पास किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इन्होंने क्या बोला था? टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन इन रिपब्लिक
टू गारंटी टू इट्स ऑल पीपल जस्टिस इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें कुछ कमिटीज़ थी ना, क्योंकि अब एक सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उतने अच्छे से नहीं होगा, तो सबको अलग अलग काम बांट दिया था कि आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो, सारे लीडर्स को काम बांट दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या काम था, यूनियन पावर कमेटी थी उनके पास, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और स्टेट्स कमेटी थी, ठीक है। तो यूनियन वाला जितना काम था वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, और उसमें स्टेट भी आ जाता है ना। तो स्टेट और यूनियन ये दो याद रखना है। फिर सरदार पटेल जी, यहाँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोविंस है और ये स्टेट है, बात दोनों एक ही हो रही हैं। लेकिन स्टेट जो है एक तरीके से समझो आप, स्टेट मॉडर्न अभी की बात चल रही है, ठीक है ना। लेकिन प्रोविंस जो है वो आज़ादी के पहले प्रोविंस कहते थे, है ना, ब्रिटिश प्रोविंस वो हैं जो स्टेट्स आ नहीं रहे थे इंडिया में, ठीक है ना, उनको हम प्रोविंस समझ लेते हैं। और जो हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे वो स्टेट कहलाते हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये कोई है नहीं, रियल चीज़ नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू के पास वो चीज़ें थी जो आगे अब बन गई हैं हमारे पास, जिस पे अब काम करना है। और सरदार पटेल जी बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर थी इनकी, बहुत अच्छे लीडर्स थे, सबके रिस्पेक्टेड थे। तो ये प्रोविंसेस को मना रहे थे कि इंडिया को ज्वाइन करो आप, इस तरीके से आप प्रोविंस समझिए इनको, ठीक है ना। फिर ये एडवाइजरी कमेटी ऑन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ में भी थे, ठीक है। तो जो राइट्स वगैरह माइनॉरिटीज़ इनकी भी कमेटी इन्होंने हेड की, क्यों, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेड थे, तो इनको राइट्स वगैरह का पता था, माइनॉरिटीज़ इन पर ट्रस्ट करती थी, प्रोविंसेस इनकी सुनते थे, ठीक है। देन फिर अंबेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिसने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो रूल और प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, दो कमेटी, ठीक है ना। तो पहली और दूसरी ये याद रखिए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे तो ये रूल्स बताएंगे कैसे रहना। स्टीयरिंग मतलब ये स्टीयर कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे। बाकी यूनियन और स्टेट के जवाहरलाल नेहरू, कन्विंस करना था तो प्रोविंस की कमेटी के ये थे, और इन पर ट्रस्ट करते थे लोग, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए राइट्स और माइनॉरिटी कमेटी के हेड ये थे। इस तरीके से आप समझिए, टोटल 8 मेजर कमेटी थी और 15 माइनर कमेटीज थी, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संभाल रहे थे लोग। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके जो हेड है वो हमारे अंबेडकर जी हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं इनके नाम आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबके नाम याद रख लो, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, है ना, फिर सैयद मोहम्मद सदाल्ला, और फिर एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी, ठीक है ना। तो आप इनको याद रख लो। अब फिर यहाँ आगे चलते हैं, क्या है ये सरदार, अब जो कमिटीज़ हैं उनका देख लो आप। सरदार पटेल जो जिस कमेटी के हेड थे वो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये वाली कमेटी के हेड थे। इसके अंदर कौन कौन सी सब कमेटी आती थी, वो आती थी, एक तो फंडामेंटल राइट वाली कमेटी जिसका जे.वी. कृपलानी हेड थे, माइनॉरिटीज़ वाली कमेटी जिससे एस.सी. मुखर्जी थे हेड, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी इसके थे जी.डी. बारदोलोई। फिर एक्सक्लूडेड, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी के हेड थे ए.बी. ठक्कर, चलिए बढ़िया। फिर 26 नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था बन के, ठीक है। इसमें कितने, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अब कितना है, 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं इसमें, 12 से ज़्यादा शेड्यूल है और 25 पार्ट हैं इसके, और प्रियम्बल तो है ही सही, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 26 जनवरी को ये हमारा इन्फोर्स हुआ था, ठीक है ना। बन के रेडी कब हो गया था, 1949 में ही हो गया था, है ना, 26 नवंबर को। लेकिन रुके क्यों थे हम, क्योंकि हमारा एक पहले हमने एक डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, पूर्ण स्वराज डे बनाया था, है ना, कांग्रेस ने। कहाँ पर मनाया था ये, रावी रिवर के बैंक पर, लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में हमने ये मनाया था। और 1931 की बात है ये, 1930 सॉरी, है ना। तो 1930 की ये बात है, और इसी दिन के लिए हम रुके थे कि चलो 26 जनवरी को हमने तब भी ये डे सेलिब्रेट किया था, और एक महीना ही बचा था 1949 से 1950 तक, तो फिर इसलिए रुके थे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली हैं। सबसे पहली बात, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, लोगों को ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, लोगों ने इसके लिए कोई वोट नहीं किया। फिर उसके बाद राजा महाराजाओं ने कुछ लोग अपने नॉमिनेट किए थे, इलेक्ट होके थोड़ी आए थे, तो नॉमिनेट भी हुए थे इसमें मेंबर्स, तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी पर इलेक्टेड नहीं थी, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। उसके बाद ये सोवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बना था, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इसको बनाया गया, तो ये सोवरेन कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1947 के एक्ट के बाद ये सोवरेन बॉडी हो गई थी, हमने देखा, पर ये क्रिटिसिज्म है उसका। फिर टाइम कंज्यूमिंग, इसको कम से कम 3 साल लग गए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 11 8, याद रखिए ये, ठीक है, इतना टाइम लग गया इसको बनाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेशन था, मेजोरिटी में पूरा जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, तो यहाँ पर माना जाता है कि सिर्फ कांग्रेस ने इसको बनाया। बट कांग्रेस पार्टी खुद में ही बहुत रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी उस टाइम पर। कांग्रेस पार्टी
में ही बहुत रिप्रेजेंटेशन था हर कम्युनिटी, हर ग्रुप का, हर रीजन का, ठीक है। फिर डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये भी बोला जाता है कि कॉमन मैन या दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं थे, ठीक है। पॉलिटिशियंस नहीं, वो मतलब लॉयर्स थे सब, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियंस उस टाइम के सब लॉयर्स थे। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हम ये भी देखते हैं। फिर यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक इसका वो है ना क्रिटिसिज्म, क्योंकि मुस्लिम लीग देखो, मुस्लिम लीग तो चली गई थी छोड़कर, पाकिस्तान बन गया था, डिवीजन हो गया था जब, तो फिर यहाँ पर हिंदू हिंदू ज़्यादा बचे थे। ऐसा नहीं था, मुस्लिम भी थे, बट मेजोरिटी में जो डोमिनेशन था वो हिंदूज का था। तो ये भी एक डिबेट है। चलिए, तो हमारा ये अभी हमारे हमने बेसिक से चीज़ें कर ली हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ लिया है, उसके बाद हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो समझ लिया है। अब हम